7 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स के आज तीसरे दिन मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कोर्स में जो लेक्चर देना है वह मुझको ही देना है और आज का जो विषय है, जो मुझे आपको मैटर देना है, मटेरियल देना है या कुछ गाइडेंस देना है, वह है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, परिकल्पना निर्माण और टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, साथ में एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस थोड़ा मैथमेटिकल है, इसको हम अलग आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल हम लोग बात करते हैं, जो सरल है, बड़ा इजी वे में। परिकल्पना क्या होता है? अभी पहले दिन अवस्थी सर ने आपको लेक्चर दिया, दूसरे दिन अभी इंग्लिश जी का आया था जिसमें हम लोग आंकड़ों की बात कर रहे थे, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की बात कर रहे थे। अब जब हम आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं तो जो रिसर्चर होता है, जो अनुसंधान करता होता है, जब उस सैम्पलिंग मेथड करके आंकड़े एकत्रित कर लिया, मान लीजिए वह प्राइमरी डेटा एकत्रित कर लेता है और प्राइमरी डेटा एकत्रित करके फील्ड में सर्वे करके एकत्रित करता है डेटा, और उसके बाद वह एनालिसिस करना चाहता है। अब प्रश्न उठता है वह आंकड़ों का करेगा क्या? अगर वह उसके पास कुछ बेस नहीं है, कुछ थाट नहीं है, तो आंकड़े उसके लिए कोई माने नहीं रखेंगे, निष्प्रयोज है, कोई मतलब नहीं हो सकता, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आंकड़ों को एक स्वरूप देने में, एक अर्थ निकालने में, एक निष्कर्ष प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुसंधान शोध में जो जिसकी होती है वह होती हाइपोथेसिस या परिकल्पना। जब हम लोग अनुसंधान करते हैं, रिसर्चर को अनुसंधान करता है, तो उसमें उस विषय से संबंधित, जिसको हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, शोध साहित्य की समीक्षा करता है और उससे संबंधित जितने भी अध्ययन हुए हैं या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है वह उनको जानता है। वह उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है, उनसे संबंधित चीज़ों को एकत्रित करता है और उसके आधार पर कुछ संकल्पनाएं, कुछ विचार उसके मन में जागृत होती हैं और फिर उन्हीं विचारों, उन्हीं थाट के आधार पर वह हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण करता है। अब चलिए, जैसे हम एक उदाहरण आपको देते हैं। मान लीजिए फील्ड में हमने काम किया और हम ये देख रहे हैं कि जो गरीब हैं उनके और जो अमीर हैं उनके मध्य जो उनके बच्चे हैं, क्या उनके शैक्षिक उपलब्धि में कोई अंतर, या ये कहिए कि अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब अभिभावक हैं, वह अपने बच्चों को कब पढ़ाते हैं या पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, या अमीर जो धनी बाप हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर हम ये अध्ययन करना चाहें, ये बात हमारे विचार में आता है, तो हम एक सोचते हैं कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस में देखते हैं कि जो व्यक्ति हैं, जो अभिभावक हैं, वह अपने बच्चों को जो शैक्षिक स्थिति प्रदान करते हैं, जो शिक्षा का स्तर देते हैं, वह उनके शैक्षिक स्तर से स्वतंत्र नहीं है। या हमने थोड़ा उल्टा बोला है, क्योंकि जब हम लोग हाइपोथेसिस करते हैं तो वहाँ नल हाइपोथेसिस लेते हैं, तो हम वहाँ पे करते क्या हैं, तो अगर हमको अध्ययन करना है कि जो गरीब अभिभावक है, जो अमीर अभिभावक है, उन दोनों की जो अपने बच्चों को पढ़ाने का स्तर है, जो दोनों बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की स्थिति है, क्या उन दोनों में कोई विशेष अंतर है, कोई विशेष संबंध है, तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। या अगर हम अगर ये देखते हैं कि क्या जो सामान्य वर्ग के अभिभावक हैं और जो अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के अभिभावक हैं, क्या उनके बच्चों के या उनके बच्चों की शैक्षिक स्थिति में कोई अंतर है, उनके आय से या उनके शैक्षिक स्तर से कुछ अंतर है। तो ये दो वेरिएबल हुआ है जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम गार्जियन की इनकम ले रहे हैं, आय स्तर देख रहे हैं या उनका शैक्षिक स्तर देख रहे हैं, और फिर दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, उनके बच्चों का स्तर हम देख रहे हैं। तो इनके बीच हम संबंध जब ज्ञात करते हैं तो हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं, और उस परिकल्पना के आधार पर ही हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं। और स्टैटिस्टिकल टूल्स जब सांख्यिकी विधियाँ यूज करते हैं तो स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से ही हम एक निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, जिसके आधार पर हम रिजल्ट देते हैं या रिजल्ट प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हम
हाइपोथेसिस बना रहे हैं, तो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जैसे अगर हमको किसी अभिभावक की उसकी शैक्षिक स्तर का अध्ययन करना है, उसके जात से, उसके कास्ट से उसके शैक्षिक स्तर का अध्ययन करना है पहले, तो एक वेरिएबल हो गई कास्ट, उनकी जाति, और दूसरा वेरिएबल हो गया उनका शैक्षिक स्तर, कि सामान्य वर्ग के ज़्यादा पढ़ते हैं बच्चे, या जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके ज़्यादा पढ़ते हैं, या उनकी शैक्षिक लब्धि जो है स्तर की हम बात करना चाहें, अध्ययन करना चाहें, तो उसमें हम दो वेरिएबल का स्टडी करते हैं। तो उन दोनों वेरिएबल जब स्टडी करते हैं, तो जब परिकल्पना बनाते हैं, तो वहाँ दो परिकल्पनाएँ बनती हैं। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं। नल हाइपोथेसिस इसका मतलब है नकारात्मक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना इसको कहते हैं। इसमें जो भी हम निष्कर्ष चेक करना चाहते हैं, जो भी अध्ययन करना चाहते हैं, उसका उल्टा लेते हैं। जैसे हमें मान लेते हैं कि इन दोनों के मध्य लोगों की आर्थिक स्थिति या लोगों की शैक्षिक स्थिति और उनके बच्चों की जो आर्थिक स्थिति है, उनके मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है। तो इसका जो अल्टरनेट एक हाइपोथेसिस बनेगा, वह ये बनेगा कि नहीं, अभिभावक की शैक्षिक स्थिति या अभिभावक की आर्थिक स्थिति और उनके बच्चों की शिक्षा के स्तर प्रदान करने में एक सार्थक अंतर है। तो दो हाइपोथेसिस बनते हैं। एक नल हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोग नकारात्मक स्टेटमेंट लेते हैं कि हाँ ऐसा कोई संबंध नहीं है, और फिर एक उसका अल्टरनेट स्टेटमेंट भी बनाएंगे कि हाँ कोई नकारात्मक संबंध है, या वो उससे स्वतंत्र नहीं है, या संबंध है दोनों चरों में। तो ये जो दो हाइपोथेसिस बनते हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इन्हीं दोनों परिकल्पनाओं के आधार पर हम टेस्टिंग करते हैं। अब इस स्टैटिस्टिकल टूल्स हम लगाते हैं। अब स्टैटिस्टिकल टूल्स जब हम लगाते हैं, तो अगर हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स या जो उसकी मान्यताएं हैं, उसके आधार पर स्टैटिस्टिकल टूल्स हम अभी अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे कौन कौन से उसमें हम यूज करते हैं। अभी हम लोग परिकल्पना पे फोकस रखते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स जब हम लोग यूज करते हैं, तो उसके आधार पर अगर हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, तो हम कहते हैं कि हाँ कोई सार्थक अंतर नहीं है। और अगर नल हाइपोथेसिस हमारा जो है वह एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है उसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी सार्थक संबंध है। अब जब परिकल्पना का निर्माण होगा, अगर दो चरों के बीच होगा, तो उसको बोलेंगे सरल परिकल्पना। और अगर दो से अधिक चर हैं, जैसे दो से अधिक चर का एक उदाहरण हम लें कि अगर हम मान लें कि इंग्लिश मीडियम के जो पिछड़े बच्चे होते हैं, वह हिंदी मीडियम के उच्च बच्चों से अच्छे होते हैं, या ये कहें कि जो इंग्लिश मीडियम के कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनकी IQ लेवल जो हिंदी मीडियम होते हैं, हिंदी मीडियम के उच्च बच्चे होते हैं, मेधावी बच्चे होते हैं, उनकी IQ लेवल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे चार वेरिएबल हो गए, एक तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और तीसरा हो गया उच्च और निम्न। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उच्च और निम्न, चार वेरिएबल का हम एक साथ स्टडी करेंगे, तो इसको बोलते हैं जटिल परिकल्पना। अब एक समस्या आ सकती है, जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई एक परिकल्पना बना लिए हैं और उस स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाकर, तो वहाँ दो प्रकार की एरर हो सकती है, दो प्रकार की एरर उत्पन्न हो सकती है। एक एरर को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 एरर, और दूसरे को बोलते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है, इसके बारे में आइए हम आपको चित्र से समझाते हैं। ये देखिए, H0 है नल हाइपोथेसिस और H1 है इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत हो जाएगी। अगर एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है, तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे। H0 अगर रिजेक्ट होता है तो H1 हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दो प्रकार की एरर होती है। अब देखिए, एरर और मिस्टेक अंतर हो सकता है। मिस्टेक जो होता है वह गलत मेथड यूज़ करने के कारण हो सकता है, जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किया जाता है। और एरर जो होता है वह ये कहता है कि जो वास्तव में अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है और जो वैल्यू आनी चाहिए, उन दोनों की भी जगह डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग एरर कहते हैं। अब इस चीज़ को आप देखिए, इस जो आयताकार रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ हमने लिखा टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। यहाँ लिखा टाइप 1 एरर तब होती है जब रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, टाइप 2 एरर तब होती है जब एक्सेप्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस।
इसको हम आपको बिल्कुल सरल ढंग से समझाते हैं। ये देखिए, जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं तो अब हमने जब नल हाइपोथेसिस बनाया हुआ है तो नल हाइपोथेसिस या तो फिर एक्सेप्ट होगा या फिर हम उसे स्वीकार कर लेंगे या फिर वो रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट को हमने इधर दिखाया है, एक्सेप्ट को इधर दिखाया है। अब स्टैटिस्टिकल टूल्स जो लगा रहे हैं वो ये कह रहा है, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि H0 जो है, जो H0 है यानी नल हाइपोथेसिस, या तो फिर वो सत्य होगा, ट्रू होगा, या फिर फाल्स होगा या गलत होगा। ध्यान से समझिएगा, या तो फिर ट्रू होगा या ये फाल्स होगा। अगर नीचे की ओर आ रहा है तो फाल्स होगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर एरो का मतलब है ट्रू है इस खाने के लिए। इस खाने में दिखा रहा है H0 फाल्स है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर हमने उतारा है, एक्सेप्ट H0 यानी H0 स्वीकृत हो रहा है, और इसको हमने यहाँ दिखाया है कि H0 रिजेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ दिखाया है। अब इस खाने में ध्यान दीजिए, अब अगर एक्सेप्ट हो रहा है H0 और H0 इज़ ट्रू, इन दोनों के साथ पढ़िए देखिए, तो ये कह रहा है कि अगर H0 सत्य है, H0 इज़ ट्रू, यदि H0 सत्य है, जो हमारी शून्य परिकल्पना है वह सत्य है और वह एक्सेप्ट भी रहती है, एक्सेप्ट H0, अगर वह एक्सेप्ट रहती है तो यह सही चीज़ है। अगर सत्य स्टेटमेंट को हम सत्यता से स्वीकार कर लेते हैं तो सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ इस खाने में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है H0 इज़ फाल्स, यानी H0 जो हमारा स्टेटमेंट है नल हाइपोथेसिस वह गलत है, किसी भी कारणवश वो गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट H0, उस परिकल्पना को, उस शून्य परिकल्पना को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर ऐसी स्थिति है जो हमारी शून्य परिकल्पना है वह गलत है और फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यह कहलाता है टाइप 1 एरर। ध्यान से देखिए, टाइप 1 एरर होगा जब हम शून्य परिकल्पना गलत हो और फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लें। तीसरे खाने में आते हैं, तो तीसरा खाना दिखा रहा है H0 इज़ फॉल्स और रिजेक्ट H0, यानी H0 गलत है और हम H0 को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, यानी जो गलत है उसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो सही वह है, इसमें कोई गलत नहीं, यहाँ एरर है ही नहीं, क्लियर है एकदम। अब चौथा खाना जो बचा वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ है कि H0 इज़ ट्रू, यानी H0 सत्य है, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वह बिल्कुल सत्य है, स्टेटमेंट ट्रू है, और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, रिजेक्ट H0, यानी वह सत्य है फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ये दूसरे तरह की एरर हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 एरर। तो अर्थात टाइप 1 एरर वह एरर होता है जिनमें हम शून्य परिकल्पना जो गलत है उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और टाइप 2 एरर वह होती है जिसमें शून्य परिकल्पना जो सत्य है उसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अर्थात जो टाइप 1 एरर होगा वह कह रहा है रिजेक्टिंग समथिंग दैट इज़ ट्रू, जो सत्य है उसे त्याग देना, उसे स्वीकार कर देना। और टाइप 2 एरर वह एरर होगा जिसमें फेलिंग टू रिजेक्ट समथिंग दैट इज़ फॉल्स, जो असत्य है उसे त्याग न पाना, उसे स्वीकार कर देना। ये दो तरह की जो स्टैटिस्टिकल एरर होती है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर यूजीसी वगैरह के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि टाइप 1 एरर कब होगा और टाइप 2 एरर कब होगा। एक्सेप्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जब गलत हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और टाइप 2 एरर है, और जब यहाँ पे रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो यह हमारा टाइप 1 एरर हो जाता है। अब दो एरर आपको मिले, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए कोई निर्दोष है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो इसकी नल हाइपोथेसिस हम लोग बनाएंगे कि वह व्यक्ति दोषी नहीं है, वह व्यक्ति दोषी नहीं है, नल हाइपोथेसिस बन जाएगा। और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगा कि वह व्यक्ति दोषी है, अभियुक्त है। तो अगर हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि वह व्यक्ति दोषी नहीं है, और जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे पास साक्ष्य हैं, उसका हम परीक्षण करते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वह रिजेक्ट हो गई है। तो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि वह व्यक्ति दोषी है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष था उसको हमने गलत तथ्य के आधार पर दोषी साबित कर दिया, यह टाइप 1 एरर है। दूसरा टाइप 2 एरर का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए लैब में टेस्टिंग हो रही है
और उस लैब में जो टेस्ट हो रहा है वह ड्रग्स का टेस्ट हो रहा है, और उस ड्रग्स जो काम कर रहा है वहाँ पर लैब का असिस्टेंट, वह इस पे काम कर रहा है कि जो ड्रग्स है जो बनाना चाह रहा है वो कैंसर में जो कैंसर की सेल्स बढ़ती जा रही है उनको रोकने के लिए वह दवा प्रभावी है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए वह टेस्ट कर रहा है। तो उसकी नल हाइपोथेसिस बन रही है कि यह दवा कैंसर की बढ़ती हुई सेल्स यानी कैंसर के लिए कारगर नहीं होगा, और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा कि यह दवा कैंसर के लिए कारगर, कैंसर को रोकने के लिए कारगर है। तो अगर मान लीजिए उसने किसी मरीज को या परीक्षण में वह दवा किसी को दिया, किसी शरीर में गया, और हो सकता है किसी कारणवश, जरूरी नहीं हो सकता है दवा के कारण हो रहा हो सकता है दवा कारण ना हो रहा, किसी कारणवश कुछ समय के लिए अगर उसकी कैंसर वाली जो कोशिकाएं हैं वो बढ़नी बंद हो गई, तो तुरंत निष्कर्ष निकालेगा कि H0 जो है वह हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वह रिजेक्ट हो गई, यानी यह दवा कारगर है। देखिए टाइप 2 एरर हो गया, इसलिए कि यहाँ वह दवा कारगर नहीं थी लेकिन वह निष्कर्ष उसका निकल गया कि वह दवा कारगर है। तो उसने गलत तथ्य के आधार पर, गलत परीक्षण के आधार पर, टेस्ट के आधार पर एक गलत चीज़ को सही साबित कर दिया। और पहले वाले टाइप 1 एरर में क्या था कि उसने गलत तथ्य आंकड़ों के आधार पर सही व्यक्ति को गलत साबित कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि दोनों एरर में खतरनाक कौन है, कौन सा एरर ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा माने रखता है, कौन सा ज़्यादा संवेदनशील है। तो दोनों एरर में टाइप 1 एरर ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए टाइप 1 एरर की जो सीमा होती है उसको हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से देखते हैं। तो टाइप 1 एरर घटने की जो संभावना हो जितनी कम होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर हमें कह रहे हैं कि टाइप 1 एरर जो घटना घटित हो रही है उसकी संभावना बहुत कम है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उस घटना का, उस स्ट्रक्चरल एक्सपेरिमेंट का उतना ही कम माना जाएगा। अभी हम इसके आगे आपको बताएंगे, जब अगले लेक्चर में आएंगे हम लोग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होता है, सार्थकता स्तर। कुछ परीक्षण आप देखते होंगे ऐसा अक्सर आता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स लिखा होता है, उसमें नीचे लिखा होता है कि 5% सार्थकता स्तर पर। इसका मतलब है कि उसमें 5% गलती होने की गुंजाइश है, हो सकता है उसका एक्सपेरिमेंट 5% गलत हो सकता है, टाइप 1 एरर। कहीं कहीं लिखा था 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारा रिजल्ट ही आया। इसका मतलब है कि उस परीक्षण में 2% गलती होने की गुंजाइश है, 98% वह रिजल्ट सही है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जितना कम होता जाता है वह चीज़, वह स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट उतना ही ज़्यादा रिलायबल होता जाता है। इसीलिए वह प्रयोग, वह एक्सपेरिमेंट, वह तथ्य, वह निष्कर्ष ज़्यादा माने रखते हैं जिनमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की सीमा बहुत कम होती है, 5%, 2% या 1% होती है। उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी विश्वसनीयता उतनी ही अधिक हो जाती है। इस टाइप 1 और टाइप 2 एरर से संबंधित जो मटेरियल है मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ PDF में, और इसके साथ ही हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, परिकल्पना निर्माण के लिए आपको एक वीडियो अभी भेजूंगा, उसको आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो अभी जो मैं भेज रहा हूँ उसमें हम लोग एक्सपेक्टेशन या प्रत्याशा की बात करेंगे। धन्यवाद।